नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT की मुरतब करदा रिपोर्ट की कुछ तफसीलात सामने आई हैं, लेकिन इससे मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझता हुआ महसूस होता है, क्योंकि मुल्जिम नवीद के वकील ने JIT की मुरतब करदा रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए हैं और ख़ुद इमरान खान तहकीकात के सिलसिले में कुछ इक़दामात से मुतमईन नज़र नहीं आते। और यह सब इंक्वायरी की तफसीलात जो सामने आई हैं, उनके मुताबिक नवीद महर की गन हमले के अलावा भी 3 नामालूम हथियारों से 3 नामालूम शूटर्स ने गोलियां चलाई थीं। तो क्या इससे तहरीक इंसाफ के इस बयानी को तक़वियत मिलती है कि हमला इंफरादी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश था? देखिए, ये तो पहले दिन से वहाँ पर जिस वक्त फुटेजेस आनी शुरू हुई हैं टीवी पर, तो उसी दिन से सबसे अहम तरीन चीज़ यही थी कि हमला जो है 2-3 तरफ से हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो फुटेज थी वो थी कैमरों की, DSNGs की। उसमें जो हमलावर था वो कैमरों के पीछे था। ज़ाहिर बात है, एक इस तरफ था, एक उस तरफ था, और कैमरा का रुख इमरान खान की तरफ था, इसलिए वहाँ पर साउंड बाइट्स नज़र आ रही थी। साउंड बाइट में नज़र आता है एक बर्स्ट, फिर दूसरा बर्स्ट और तीसरा इंडिविजुअल फायर। ये साउंड बाइट एक नहीं 50 कैमरों की सूरत हाल सामने। असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो मर्डर अटेम्प्ट है, उसके ऊपर इस हद तक सवालात खड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो सच्ची बात यह है कि एक मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है कि ये कैसे हो रहा है। मतलब सबसे अहम तरीन जो बात इमरान खान ने भी पेश की और जो CCTV फुटेज भी सामने आया, मेरा कम अज़ कम 6 साल बहैसियत डिप्टी कमिश्नर और 3 साल बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर इन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर एक, जिसे कहते हैं, एक वक्त गुजरा है। अच्छा, कोई भी SP हो, IG हो, SHO हो, वो कभी भी ये हरकत नहीं करता कि मुल्ज़म की उठते ही सबसे पहले उसको बिठाए और जाके एक वीडियो बना ले। बिल्कुल। अब तो CCTV फुटेज आ गई है कि SP साहब उठते हैं और वो कहते हैं कि ये फुटेज बनाओ इसकी, और क्या, और वो एक रटा रटाया बयान जो है वो दुनिया के सामने देता है कि मैं अकेला था और मैं आया और वो उसके बाद मैंने उसको कर दिया, क्योंकि ये म्यूजिक चलाता था उसके ऊपर। एक तो दूसरी बात जो अहम तरीन बात इसके अंदर होती है कि वो फुटेज सामने जब आती है तो SP साहब के विद इन सेकेंड्स वो 3-4 जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के उसको ट्वीट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम वो SP जो था वो तो इस वक्त तक जेल में होना चाहिए ना। इसलिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो SP बुनियादी तफ्तीश के पैरामीटर से ही नाआशना है। पहली बात तो ये है, आपका देखें ना, आपका एक आदमी आम आदमी है, उसका मर्डर का अटेम्प्ट होता है, उसका पुलिस का SP जो है वो इस तरह की हरकत करता है, यकीनन कहेगा कि यार इस SP को खुदा के लिए कोर्ट से पूछे। एक सवाल ये। दूसरा सवाल यह है कि उस वक्त तक सबको अंदाजा हो चुका हुआ था कि ये तीनों तरफ से फायर जो है वो हो रहा है, लेकिन उस एक इंडिविजुअल को सामने लेके उसको आगे लिया गया। FIR के ऊपर हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि FIR वही होती है कि जो इमरान खान, जो बेसिक राइट, बिल्कुल, आपने गुज़श्ता 150 साल की FIR की तारीख बदल दी। FIR की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबका ये फैसला है कि ये उस शख्स का हक है कि जो उसका मुद्दई या जो विक्टिम का राइट है। अब मैं अगर मुझके होता, मैं 10 लोगों का नाम ले लेता हूं, मैं कहता हूं हिलाली साहब ने मुझे कत्ल किया है। अब हिलाली साहब ज़ाहिर बात है आराम से कहेंगे कि मैं तो कराची में बैठा हूं, वो मैं कत्ल के अटेम्प्ट कैसे कर सकता हूं, तो वो मेरा अपना केस कमजोर होगा। ठीक है, लेकिन नाम हिलाली साहब का जरूर उस पर आ जाएगा, राइट आपका आ जाएगा, जाहिर बात है कि लेकिन मैं अपना केस, अगर इमरान खान 3-4 ऐसे लोगों का नाम ले रहा था तो उसका अपना केस कमजोर होता था। लेकिन हुआ ये है कि एक पर्टिकुलर सूरत हाल के अंदर कुछ लोगों को बचाने के लिए कुछ नाम नहीं लिखे गए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 15-20 से ज्यादा कंटोनमेंट होंगे, हर एक के अंदर एक थाना है। वो पुलिस किस लिए होती है? ताकि कोई भी किसी भी किस्म का क्राइम अगर हो तो उसको रजिस्टर्ड करे। एक कैप्टन अगर अपनी बीवी का कत्ल कर देता है तो क्या वो कोर्ट मार्शल होगा? नहीं, उसका कत्ल का FIR दर्ज होगी। एक आदमी जो है एक कैंट के घर में चोरी करता है और चोर पकड़ा जाता है तो क्या वो कोर्ट मार्शल होगा? नहीं, वो जुर्म है। वो एक दो बड़े बड़े आपस में 2 लोग लड़ पड़ते हैं
और लड़ते हुए उनकी एक जमीन पर कब्जा कर लेते हैं आपस में, तो कहाँ केस रजिस्टर्ड होगा? वो ट्रेसपास का केस थाने में रजिस्टर्ड होगा, इसलिए लोकल पुलिस होती है। मैं कहता हूं अगर ये नाम डाल देते तो ये उनकी इज्जत में इजाफा होता, क्योंकि केस तो कौन साबित कर सकता है आगे जाके कि वहां से लोग उठे थे, आए थे, और ये इतनी बड़ी। लेकिन कुछ लोग मशवरा देने वाले उनको भी गलत थे, और कुछ लोग मशवरा देने वाले पंजाब के अंदर भी ऐसे थे कि जिन्होंने इस तरह की हरकत की, और आज ये सूरत वक्त के साथ साथ चीजें गुजरते के साथ साथ किसका एतमाद खत्म हुआ और किस पर एतमाद खत्म हुआ, ये आपको खुद सोचना है। हिलाली साहब, जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर बाकायदा मनसूबाबंद हमला किया गया था, लेकिन मुल्जिम नवीद महर जो था उसने अपने इब्तिदाई बयान में ये कहा था कि उसने ये हमला किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने तौर पर किया, जबकि पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी उसका ये बयान झूठ साबित हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक केस है इस लिहाज से कि इसका मतलब ये है कि कोई इंक्वायरी, बेशक प्राइम मिनिस्टर के अटेम्प्टेड मर्डर का भी इंक्वायरी, वो सही तरीके से नहीं हो सकता। और मैं आपको बताता हूँ, इसलिए लोग कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का भी जो मर्डर हुआ था उसका भी मर्डर गलत हुआ, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया। क्या क्या गलतियां थी? नंबर 1, जल्दी से 3 असैसिन्स थे, 1 नहीं था, सबको पता था उसी वक्त। बल्कि हम सब जो बैठे हुए थे, सुन रहे थे, हमने फौरन कह दिया कि ये झूठ बोल रहा है कि ये कोई एक्सट्रीमिस्ट ने इसको ये। दूसरी बात देखिए, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने वो जो डीपीओ था, कौन था? डीपीओ गुजरात किधर है? डिस्ट्रिक्ट है परवेज इलाही का जी, पंजाब। और आप मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर था परवेज इलाही। अब आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि ऐसे आदमी जो झूठा साबित हुआ, बकौल वीडियो जिधर देख रहे हैं कि उसका अपना फोन रिकॉर्ड करने के लिए दिया गया है मुल्जिम को, मुल्जिम क्या कह रहा है, वो जो अक्यूज्ड है वो क्या कह रहा था, वही जो लड़का था, और वो कह रहा है शहजाद खानजादा के प्रोग्राम पे कह रहा है कि मुझे नहीं पता, ही डिडंट डू एनीथिंग, माने कुछ नहीं पता, हम पता कर रहे हैं इतना जल्दी, ये वो। कौन रिलीज किया? एक प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन के बारे में। तो क्या हम समझे कि वो बस ऐसा ही हो गया? एब्सोल्युटली नॉट। आइए, दूसरी बात है, इसके माने केस को खराब करने की कोशिश की? एब्सोल्युटली। जैसे बेनजीर भुट्टो का क्राइम सीन 1 मिनट में ऑर्डर मिला, क्लीन इट अप, साफ कर दो, और स्कॉटलैंड यार्ड के जब लोग आए और पता नहीं किधर किधर से आए, उन्होंने कहा भाई इधर तो फोरेंसिक्स ही नहीं हुई थे, आपने क्लीन अप कैसे कर दिया? बिल्कुल, ये तो लगता है कि जानबूझ के आपने किया है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि वाइटल इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द स्टेट या स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। मैंने इन्वॉल्व थे क्या? और जैसे औरिया साहब ने बिल्कुल सही है, तारीख में कभी नहीं हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर का FIR रजिस्टर न किया गया। अगर इस ऐसे जगहों पे ये सब चीजें होते हैं, सो वेरी सॉरी, थरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वाह, व्हाट कैन आई से। बिल्कुल ठीक है। और वो डीपीओ गुजरात, अभी तक डीपीओ गुजरात है। हाँ, बल्कि देखिए लाल साहब, सबसे अहम बात यह है कि सऊद अजीज था वो उस वक्त DIG वहां पर, ठीक। सऊद अजीज मुझसे 1 साल जूनियर है और मेरे तो रिश्तेदारों में से भी है। अच्छा। सऊद अजीज ने उसको साफ किया था, और उसके बाद मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था उस वक्त, और मैं खुद भी उस जगह पे गया था। सऊद अजीज गिरफ्तार रहा, मुद्दतों गिरफ्तार रहा, उसकी पेशियां भुगतता रहा, क्योंकि उसको एक उन्होंने बलि चढ़ानी थी, ठीक।
कि वो उसने किसी के ऑर्डर पे किया था, प्लानिंग कहीं और हुई थी। यहां तो और ज्यादा खुल गए कि अब तो डीपीओ गिरफ्तार ही नहीं हुआ। अगर सऊद अजीज गिरफ्तार हो सकता था तो डीपीओ गुजरात गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकता, कि जिसने इसको कहते हैं एविडेंस को छुपाना, ये जुर्म है पाकिस्तान के अंदर। वहां भी यही लगा था, यहां भी उसने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, तफ्तीश को डिस्ट्रैक्ट किया और बाकायदा उसको फैलाया। उसके बाद और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसको सीटीडी में लेके गए, सीटीडी में एक और वीडियो बनाई गई और फिर उसके बाद सीटीडी की सारी डेकोरेशन तब्दील कर दी गई। वो जब चीजें उठा दी गई, पीछे से वो अपना तस्वीरें निकाल दी गई ताकि पता ना चले कि यहां से किया गया। अच्छा, और ये सब डीपीओ का फोन भी फॉरेंसिक के लिए वो नहीं दिया गया, डीपीओ ने मना कर दिया। आईजी ने बता दिया था कि जी डीपीओ का फोन नहीं ले सकते फॉरेंसिक के लिए। मैं वही कह रहा हूं ना कि देखे ना, पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है। और कैसे हो, देखिए इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं ये 22 करोड़ लोग, हम भी नहीं किसी का नाम लेंगे क्योंकि हमें भी पता है कि यहां बीपे चल जाएंगी, वहां भी बीपे चल जाएंगे, ये भी चल जाएंगे, लेकिन क्या 22 करोड़ अवाम जो है उनको कोई समझ नहीं आई कौन कर रहा है? क्या उनको अंदाजा नहीं है कि फरिश्ते आते हैं आसमान से? लोगों को पता है कौन करता है, किसका खौफ है। यानी आप अंदाजा करें कि मुनस इलाही बयान देते हैं कि हमने पीटीआई को कहा कि एक अपनी मर्जी का एसएचओ निकाल दें, हम उसको पोस्ट करते हैं, वो एफआईआर कर देगा। बिल्कुल खौफ। एक मैं कहता हूं, मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में गया था अपनी एक अपील लेके, तो उन्होंने मुझे कहा तुम सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए हो? मैंने कहा एक प्रमोशन बोर्ड में 15 लोग हैं, एक बंदा भी ईमानदारी से खड़ा होता तो मुझे इस मुल्क से उम्मीद होती। एक एसएचओ नहीं मिल सका। आप इस मुल्क से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं कि यहां एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंसाफ करेगी, खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब यार मुस्कुराते हैं, उसका मुनसलाई भी मुस्कुराता है, बाकी भी हमें, ओ भाई छोड़ दो, हुकूमतें छोड़ दो। इस कायनात में यहां पर अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका हिसाब तो देना है सबने। छोड़ दो, कह दो कि नहीं हम एक एसएचओ नहीं ढूंढ सके। जिस पंजाब में आप एक एसएचओ ना ढूंढ सकें 15, 16 या 17 ग्रेड का, उस पंजाब के अंदर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा कभी? बिल्कुल जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, एक और अहम मामला यह है कि पाकिस्तान में ब्रॉयलर के गोश्त की कीमत 600 रुपये फ़ी किलो से बढ़ चुकी है। इस महंगाई की वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन। अवाम के लिए तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपये फ़ी किलो से बढ़ चुकी है, जबकि अंडों के नर्ख भी 300 रुपये फ़ी दर्जन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मामला क्या है, चिकन और अंडे अचानक इतने महंगे कैसे और क्यों हो गए हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है नवाबजादा शहजाद अली खान साहब को, जो कि पेट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के। सर वेलकम टू द शो। ओरिया साहब आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। शहजाद साहब, का पूरा जो क्राइसिस है, ये जो मैं इसको बयान कर दिया, काफ़ी महीनों से चला आ रहा है। कभी इसको फॉरेन एक्सचेंज के खाते में डाले जाते हैं। अभी कल चीमा साहब आ गए हैं, उन्होंने अजीब एक मेडिसिनल सूरत पैदा की। वो जो फैशन होता है कि जी आप ऑर्गेनिक फूड शुरू कर दो और ये कर दो वो कर दो, और उस तरह उन्होंने कहा है कि ना ब्रायलर खाना नहीं चाहिए, सेहत के लिए ख़राब है अंडे। असल क्राइसिस क्या है जो इस तरह इसको टाल मटोल किया जा रहा है और आपके जहाज जो है वो वहाँ रुके हुए हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असल बात यह है कि चीमा साहब से गलती हो गई, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि सोयाबीन की इम्पोर्टेंस कितनी है पोल्ट्री सेक्टर में, और पिछले 2.5 महीनों से ना सोयाबीन का कोई जहाज़ छोड़ा है ना कनोला सीड का कोई जहाज़ छोड़ा, जिसकी वजह से मुर्गी की खुराक की शदीद शॉर्टेज आ गई, और जो खुराक बनी वो भी मेयारी नहीं थी, जिससे मुर्गी की सही परवरिश नहीं हो सकी और मुर्गी जो है वो शॉर्ट हो गई है। अब जैसी मुर्गी शॉर्ट हुई है, आपने अखबारों में देखा होगा कि हम लोगों ने इश्तिहार भी दिए हैं कि पिछले साल आज के दिन जो मुर्गी थी उसका गोश्त 300 रुपये से कम था, आज 525 रुपये हो गया है। उससे पिछले साल भी कम कीमत थी 300 रुपये से। तो जो कीमत बढ़ी है वो 162 रुपये 3 नवंबर और 3 जनवरी में बढ़ गई है पर किलो ऑफ चिकन।
तो जब इतनी कीमत बढ़ी और रोज़ 10-15 रुपए 20 रुपए है और नेचुरली लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर जा रही है, तो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे एक काफ़ी तूफ़ान खड़ा हो गया है। और उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए कहा है कि जी मुर्गी खानी बंद कर दें, इसमें जहर होता है, ये खाएंगे तो फौरी मर जाएंगे। तो चीमा साहब बता दें कि पाकिस्तान में कोई आज तक एक केस ऐसा हो जिसमें कोई मुर्गी की वजह से किसी को कोई तकलीफ आई हो या अंडे की वजह से हो। और आपको मैं बताऊं कि ये जिस सीड के ऊपर और जिस मील के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो 17 मिलियन टन, 1,70,00,000 टन सिर्फ यूरोपीय यूनियन मंगाता है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, 170 मुल्कों में वो मील जाता है। अमेरिका खुद 60 लाख टन उसको कंज्यूम करता है और जापान मंगाता है। इंडिया में तो ना सिर्फ वो मुर्गी की खुराक में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि क्योंकि वहाँ पे लोग वेजिटेरियन है, वो उसको जिस तरह हम टिक्का और कबाब बना के खाते हैं, वो सोयाबीन के टिक्के और कबाब बना के खाते हैं। अच्छा। तो मौसूफ वज़ीर साहब ने वो अपनी जो थी ना जी गलती, उसको कवर करने के लिए वो ऐसी बातें की जिनका ना कोई सर है ना पैर है। और शुक्र खुदा का ये है कि उन्होंने वो उर्दू में बात की है। अंग्रेज़ी में की होती तो पूरी दुनिया में एक रसवाई होती कि पाकिस्तान का जो फूड मिनिस्टर है, फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो कैसी गुफ्तगू कर रहा है। मैं इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने सख्ती की तो जहाज़ बुक हो गए इथोपिया से और ऑस्ट्रेलिया से नॉन GMO सोयाबीन के। तो चीमा साहब आप अपनी तशरीह कर लीजिए, अपनी इस्लाह कर लीजिए। ओरिया साहब वो कह रहे हैं कि बहाने किए जा रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब की जानिब से, तो अगर वो बहाने कर रहे हैं तो क्या लगता है असल मामला है क्या इस वक्त? नहीं, असल मामला तो ये है कि बुनियादी तौर पर मिनिस्ट्री और इन लोगों का आपस का मामला है और इन बिटवीन बात जो है वो, अब मैं इसको कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन कहानियां लोगों की हैं। जी जी। और चूंकि मैं खुद एक इस तरह की सिविल सर्विस का हिस्सा रहा हूं जिसके अंदर वज़ीर जो हैं इस तरह के इश्यूज के ऊपर बातें करके फिर उसके बाद एक अपनी एक जैसे कहते हैं लीवरेज बढ़ाते हैं। मैं बहुत अच्छा सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लीवरेज बढ़ाते हैं। वो लीवरेज बढ़ाई जा रही है। अब देखें ना, एक आदमी है, उसने चीमा साहब के आने से पहले सोयाबीन वहाँ से बाहर से मंगवाई है, उसके जहाज़ जो हैं वो खड़े हैं बाहर, आप उसको मंगाना चाहते हैं। आप कभी एक बहाना करते हैं, कभी कहते हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, कभी दूसरा बहाना करते हैं, कभी तीसरा बहाना करते हैं, वो जहाज़ वहाँ खड़े हैं। अब वहाँ खड़े रहेंगे तो सर बात है डेली उनका किराया, बिल्कुल डेली उनका आपका नुकसान होगा। और फिर उसके बाद जब होगा ये कि फिर आप अगर उनकी जो है उसके उस लीवरेज के हिसाब से उनकी बात नहीं मानेंगे। मैं बड़ा सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वज़ीर साहब अपना लीवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वज़ीर साहब को मैं ये बता दूं कि वो जो इन दो मुल्कों का कह रहे हैं कि वहाँ से हमने जैसे ही पकड़ा और उसके बाद ये चेंज हो गया और ये इथोपिया और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, 1 किलो सीड बुक नहीं हुआ। मिनिस्टर साहब आप अपनी इस्लाह कीजिए, गलत बातें, गुमराह कुन बातें ना कौम को बताएं। और मैंने जो समरी कैबिनेट में लेके गए हैं वो देखी, उसके अंदर भी जो कुछ भी लिखा हुआ था वो टोटल गलत बयानी से काम किया हुआ था और इस तरह के कामों का फ़ायदा कोई नहीं होता। और ये तो मैं शुक्र करता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, इनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद बातों में भी आ जाता। एट दिस पॉइंट वी वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ऑल्सो, जिन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके इनको, हालांकि ये कोलिशन पार्टनर है, अगरचे ये 2 वोटों के जमात है, लेकिन उसके बावजूद ये अपना इनकी बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर प्रोग्रेस शुरू हो गई है। लेकिन जो 3 महीने का नुकसान है वो आप देखेंगे कि अगले 6 महीने नहीं जाएगा। और मुझे ख़तरा ये है कि फरवरी में जाके जो आपका चिकन मीट है वो 800 रुपये किलो तक जाने का इम्कान है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी इस मुल्क की कौम के साथ। और मैंने आपको जैसे बताया कि 162 रुपये किलो गोश्त का रेट बढ़ गया है 1 नवंबर से 3 जनवरी के दरमियान, जिसका मतलब ये है कि रोज़ाना गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की जेब से 142 करोड़ रुपया मुर्गी की कीमत में ज़्यादा अदा हो रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 50 लाख मुर्गी है, 2.5 किलो गोश्त की एक मुर्गी होती, 2.5 किलो उसका वेट होता है, 70% उसका गोश्त होता है, और इसको आप 162 रुपये से ज़रब दें तो 142 करोड़ रुपया रोज़ाना गरीब बंदा जो है वो ज़्यादा कीमत अदा कर रहा है।
एंड इसका सारा जो क्रेडिट जाता है इस फालतू कीमत अदा करने का, वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड इनसिक्योरिटी को जाता है। हिलाली साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए प्लीज। पहली बात तो यह है कि आपने तो अभी मुबारकबाद दी है प्राइम मिनिस्टर को कि ऐसे आदमी को उन्होंने अपॉइंट किया, मगर इससे पहले आपने कहा कि ये तो बिल्कुल ही नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट पे दी हलाली साहब, मैंने अपॉइंटमेंट पे नहीं दी। नहीं हलाली साहब, मैंने अपॉइंटमेंट पे दी, मैंने फैसला लेने पे दी है कि इसकी राय के बरक्स उन्होंने फैसला लिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कोलिशन पार्टनर है। नहीं तो आप तो अब मुझे बताएं, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूं पाकिस्तान का, मैं जानना चाहता हूं ऐसे इग्नोरेमस के लिए आपने क्यों अपॉइंट किया इसको, और अगर अपॉइंट किया तो आप एक एक्सप्लेनेशन दें। ये मेरे तो डोमेन से बाहर है, पॉलिटिकल प्रेशर होंगे, पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं मैं आपको बताता हूं, हमारी डोमेन से बाहर कुछ नहीं है जी। नेशनल कंसेंसस बना के मुल्क के लिए वो जाना चाह रहे होंगे, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। और ये साहब, आपको क्या लगता है कि अचानक से एक प्रॉब्लम की अनहाइजेनिक है, ये कैसे याद आ गया, या पसे पर्दा कोई और मामला है? हुआ ये है, लाल साहब बता रहा था कि यही प्रोडक्ट्स जो हैं सोयाबीन वगैरह, ये पूरी यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल सारी कम्युनिटी जो है उसको खरीदती है, वो लेके आ रही है। अचानक देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप वहाँ पर लेके आए हुए हैं और एग्रीमेंट साइन किया हुआ इन लोगों ने, तो या तो उनको पहले से बताया जाता कि वो ना लेते। अब उन्होंने ये कहा है कि इसको जो रोका हुआ था 3 महीने से, उन्होंने उसको रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर ने इनका। अब के उनको मंगा लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक आदमी ने, कारोबारी आदमी ने, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज से तो नहीं चल रही, तो बहुत, तो ये उनसे पूरी रहते हैं। ये जीएमओ का कोई एग्रीमेंट भी हुआ है जी अपना चदा साहब? देखें, जीएमओ नॉन जीएमओ का कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी की टीम अमेरिका और ब्राज़ील गई थी, वहाँ पे इन्होंने कंप्लीट स्टडी किया और उनके साथ एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट बना के उसका एक प्रोटोकॉल बनाया। उस प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने इंपोर्ट परमिट इशू किए। उन्होंने इन कंप्लायंस ऑफ दोज इंपोर्ट परमिट्स यूएस गवर्नमेंट ने और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट्स ने जो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट इशू किए, जो ये पिछले 2018 से 2015 से एक्सेप्ट की आ रही हैं। और पहला जो सोयाबीन सीड और कनोला सीड है, कनोला सीड इस मुल्क में 1998 में मैंने खुद इंपोर्ट किया था। तो अब उसके बाद इनका पूरा एक एग्रीमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी साइंड है। आप ये तो नहीं कह सकते कि इनको पता नहीं था कि वहाँ पे क्या था। इनके माहिर गए थे, डीपीपी के डीजी गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड से फूड सिक्योरिटी कमिश्नर गया था, और ये सारी बातें उनसे तय करके आके इन्होंने हमें लाइसेंस इशू किया है। और आप देखें कि $650 मिलियन के अब सीड जो है वो समुंदर में खड़ा है। पाकिस्तान की लाइबिलिटी है, तकरीबन $200 मिलियन इसके अदा हो गए। और आज तो सूरत हाल ये है कि अब दुनिया में 2 ही जगह हैं जहाँ से आप कमर्शियली सोयाबीन सीड इंपोर्ट कर सकते हैं। एक अमेरिका है, दूसरी ब्राज़ील है। अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान के लिए फाइटो सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, और जो पाकिस्तानी बायर्स ने अगले 5-6 माह का सीड खरीदा हुआ था, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो चुकी हुई है। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है, ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री का और पोल्ट्री इंडस्ट्री का। शायद मेरी बात सुन के वो खुश हो रहे हों, क्योंकि आज आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना जिसमें उनको बड़े तकलीफ दे अंदाज में कहना पड़ा कि ये 1 अरब का सीड मंगाते हैं और 2 अरब रुपये नफ़ा कमाते हैं। तो ऐसा कोई हम हेरोइन का कारोबार नहीं करते हैं कि जहाँ पे 1 अरब का सीड मंगा के 2 अरब का बेच देते हैं। इसमें कभी थोड़ा बहुत नफ़ा हो जाता है और कभी थोड़ा बहुत घाटा हो जाता है। और मेरा ख्याल है ऐसी कोई बातें बहावलपुर में उनके तक पहुंची हैं, जिसके बाद उन्होंने इस तरह की एक्शन लिए हैं। और लेकिन इसका मेरी ज़ात को या कुछ 50 बंदों की ज़ात को शायद फ़र्क ज़्यादा पड़े या थोड़ा पड़े, लेकिन 25 करोड़ आवाम को अगले 1 साल इस ये गलत फैसले की जो कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी। ये बात मेरी आज ऑन रिकॉर्ड रह जाए कि अगला 1 साल अब ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा पोल्ट्री का, जो बिगाड़ दिया चीमा साहब ने। सर, ऐसे ही होता है, इस तरह के फैसले ले लिए जाते हैं, लेकिन तमाम तर जो है वो आवाम पर ही आता है। नवाबजादा शहजाद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और मईशत की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, ऐसे में चिकन की कीमतें इतनी बढ़ जाना आवाम के लिए एक और बोझ साबित हो सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इस बारे में कोई अच्छे ठोस इक़दाम उठाए जाए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर हालात को इत्मीनान बख्श करार नहीं दिया जा सकता। मामलात बिगाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अफगान हुकूमत ये कहती है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी, जबकि उधर से मुसलसल हमले भी हो रहे हैं और इन हमलों को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं होता नजर आ रहा। और हालात संभाले ना गए तो सूरत हाल संगीन होने के अंदेशे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिलाली साहब, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा का मुकम्मल हक है। तो आपके ख्याल में इस बयान का पस मंज़र क्या है? क्योंकि तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जारियत के शिकार किसी भी मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है। हाँ, तो अगर वो एक प्रिंसिपल जो है उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं और अमेरिकन कर रहे हैं, जो जायज़ प्रिंसिपल है, अमूमन तो वो नाजायज़ प्रिंसिपल्स को स्ट्रेस करते हैं और इंटरफियर करते हैं डोमेस्टिक अफेयर्स में, तो बड़ी अच्छी बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। अच्छा। और हमने जब अफगानिस्तान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को कहा था कि आपके जगह से वो आ रहे हैं और हमारे साथ ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये जो है ये सब पाकिस्तान बेस्ड हैं, ये अफगानिस्तान से नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो हमने फिर कहा उनको, मेहरबानी से थोड़ा सा आप लुक एट फेस द ट्रूथ, और आपके वहाँ से भी आ रहे हैं, आप मेहरबानी से इनको रोकने की, कहने नहीं ये तो आपकी जगह। तो हमने कहा अच्छा, तो अगर उधर से आए तो हमारा हक है, उनको मारेंगे, हॉट परस्यूट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, हम प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस करेंगे अगर हमें पता चला है इकट्ठे हो रहे हैं आने के लिए, और हम एक और चीज करेंगे, और अगर हमने ये अब तक नहीं किया है, कहना चाहिए, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल करना चाहते हैं। अच्छा। और हम कहना चाहते हैं जो मुल्क, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, जो भी हो, जो टीटीपी को मदद कर रहा है, उसके खिलाफ सैंक्शंस होनी चाहिए, निकालें एक रेजोल्यूशन। और दूसरी बात यह है कि ये हम जो हैं, हम अपना फेंस को भी बढ़ाएंगे, तगड़ा करेंगे, और अगर कोई मुल्क है, हम ये सिक्योरिटी काउंसिल में कहना चाहिए, और कोई मुल्क है जो हमें मदद करना चाहता है इन लोगों से बचने के लिए, जैसे अमेरिका ने ऑफर किया है, वेरी गुड, हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए कि हम उसको खर्चेंगे कि हमारा फेंस बनाए, ड्रोन की मॉनिटरिंग हो और अपने आप की हिफाजत को ये करें। हाँ, हमें पता है कि अमेरिकन चाहता है जैसे यूक्रेन में पाकिस्तान को लड़ाए TTA के खिलाफ, इसलिए कि ये उनकी एक बुरी आदत है, मगर हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे, हम अपनी हिफाजत के लिए लड़ेंगे। और फिर मैं आपको कहता हूं कि ये इट शुड बिकम मोर देन क्लियर। साथ साथ हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम अभी भी कहते हैं, अगर पीसफुली TTP आना चाहते हैं हथियार फेंक के और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। हमारे पास इस वक्त बिल्कुल मुख्तसर सा वक्त रह गया है। ओरिया साहब, आप बताएं, काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पे हमला करने वाले जो दाइश और 2 दहशतगर्द ग्रुप थे, उनके खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की गई अफगान हुकूमत की जानिब से। आपको क्या लगता है, ये उस दबाव का नतीजा है जो पाकिस्तान हुकूमत ने डाला है अफगान हुकूमत पर? नहीं, 1 साल से उनके यहाँ दहशतगर्दी हो रही है और हर दहशतगर्द को पकड़ रहे हैं। ठीक है। हिकमत यार की और पाकिस्तानी एम्बेसडर के दोनों के उसके ऊपर जो है अपना उन्होंने किया अटैक, बेक वक्त 1 दिन के अंदर उन्होंने पकड़ लिया। असल मसला यह है कि वो एक पीस की सूरत हाल के अंदर जा रहे थे और एक अकॉर्ड चल रहा था, उसको आपने खराब किया। आप देखिए ना, कुछ दिन में मैंने कहा कि 5 बॉर्डर्स हैं, इस वक्त 6 बॉर्डर हैं अफगानिस्तान के। 5 बॉर्डर में ताजिकिस्तान वो बॉर्डर था जहां से 7 साल मुस्तकिल जंग रही है अफगान मुल्ला उमर के साथ, शुमाली इत्तेहाद की। ताजिकिस्तान दुशंबे में बैठा था अहमद शाह मसूद, इस वक्त सबसे बेहतर दोस्ती वहां पर है, हालांकि वहां पर इतनी बड़ी मूवमेंट चली। तारिक यल्दशॉफ, उसकी तुर्कमेनिस्तान की मूवमेंट, इतनी बड़ी मूवमेंट थी, तालिबान के साथ उनकी लड़ाइयां रही, दोस्तों वहां जाकर चुपता रहा, आज उनके साथ बिल्कुल अमन से है, सब कुछ है। इसके साथ आप देखें अपना तुर्कमेनिस्तान, वहां पर तो वैसे पीस है। ईरान के साथ मुल्ला उमर ने कहा था अफगानिस्तान गूंद का तालाब है, यहां मत आना, शुमाली इत्तेहाद को मदद करता रहा, आज वहां से अपना ले रहा है, तेल ले रहा है। ठीक, उसके बाद चीन के साथ वो कहते हैं तुर्कस्तान के लोग जहां से आते हैं, चीन ने वहां पर पूरे का पूरा वहां पर रेलवे लाइन बिछाई है। कुछ तो खराबी है ना यार, किसके कहने पे हम कर रहे हैं सब कुछ, किसके कहने पे हम बॉर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं?
खुदा के लिए 20 साल मत जाओ, 20 साल पहले ये मुल्क बहुत भुगत चुका है इस मुल्क की सारी सूरत को। और ये अमेरिका जो है बीच पे कूद रहा है, क्यों कूद रहा है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका यहां रहना चाहता है, इसी बिहस पे रहना चाहता है, और इसलिए रहना चाहता है ताकि अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करे और पाकिस्तान को साथ साथ डिस्टर्ब करे। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, अगले हफ्ते हाजिर होंगे मज़ीद बात के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।